ओके, तो दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन। आई होप आपको अभी पता चल गया होगा वैसे तो कि इस संडे आपका टेस्ट क्या होने वाला है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का होने वाला है। तो वो आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके मॉड्यूल्स वगैरह लगाना शुरू कर देना, इट वुड बी बेटर। बाकी सैटरडे को तो अपनी रिविजन क्लास होगी ही मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास हमने फ्रिक्शन के बारे में कितना पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, अगर याद हो थोड़ा बहुत तो हेल्प करो जरा। मैम हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़े थे, उसमें हमने काइनेटिक फ्रिक्शन में म्यू काइनेटिक की बात करी थी। बिल्कुल, तो देखो ऑब्वियसली सबसे पहले ना मैंने आपको, क्योंकि काफी टाइम हो गया था इसलिए फ्रिक्शन से स्टार्ट किया था। हमने वापस से उसकी चीजें पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़े थे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में मैंने आपको बताया था कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक हो गया काइनेटिक और एक हो गया स्टैटिक, ठीक है। हमने काइनेटिक के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे, तो हमने स्टैटिक से स्टार्ट किया था। बाकी इतना बता देता कि इट्स अ कांस्टेंट फ्रिक्शन व्हिच इज लिटिल बिट लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। इसका वैल्यू होता है म्यू के एन, जहां पर ओके समीक्षा वी विल डिस्कस दैट इन द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। म्यू के क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको बताया था, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि ये mg ही होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में mg का वैल्यू चेंज करता है। कई बार अगर इंक्लाइन प्लेन पे ले लो तो mg cos थीटा भी होता है, कुछ और उधर ऐड हो रहा है तो और चीजें आ जाएंगी। तो आपको n निकालना पड़ेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम की क्या आ रहा है, उसको आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। फिर हमने बात की थी स्टैटिक फ्रिक्शन की, और स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने बात की थी लिमिटिंग फ्रिक्शन की, राइट। जस्ट अबाउट टू मूव। बिल्कुल बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव वाली स्टेट में होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन। और मैंने आपको बताया था कि आपको वाली चीज दिमाग में बहुत क्लियर रखनी है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो आप जो भी फोर्स लगाते हो अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि दो ही बातें पॉसिबल हैं। एक कि मैम जो आपने फोर्स अप्लाइड जो है वो लिमिटिंग फोर्स से कम हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो या ज्यादा हो, है ना, दो ही चीज हो सकती है। एक केस ये हो सकता है, एक केस हो सकता है जो आपने बोला अभी कि फोर्स अप्लाइड इज लेसर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, जब फोर्स अप्लाइड लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो तब कौन सा सिचुएशन बनता है अपने पास, बॉडी किस में होगी बताओ। मैम काइनेटिक फ्रिक्शन में। बॉडी होगी मोशन में, और अगर बॉडी मोशन में है तो जब जो अब इस चीज को अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। दैट यस वुड बी मैम। काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो दैट्स नाइस। और मैंने आपको दूसरा केस बताया था कि अगर एफ अप्लाइड और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच ऐसा रिलेशन है कि फोर्स आपने जो अप्लाई करी है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तब बॉडी होगी रेस्ट में। और बॉडी अगर रेस्ट में होगी तब स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन आपको पता है क्या होता है, फोर्स अप्लाइड के बराबर, फोर्स अप्लाइड। ठीक है। इतना हमारा डिस्कशन होता है। अच्छा, एक चीज और पड़ी थी इसी के बीच में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि और स्लाइड नहीं है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इस एरिया में। एक हमने ग्राफ पढ़ा था, वो हमने देखा था एफ अप्लाइड और फ्रिक्शन के बीच, है ना। यस मैम। ओके हाँ, तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि अगर स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपने जितना फोर्स लगाया मैम स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज उतना बन होता गया, है। बिल्कुल। लेकिन जितना फोर्स आपने लगाया उतना स्टैटिक फ्रिक्शन, जितना फोर्स आपने लगाया उतना स्टैटिक फ्रिक्शन, ऐसे करते करते एक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अचीव कर लेते हैं व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ टिल लिमिटिंग। दैट पॉइंट सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, है ना। ये जो आपने हाईएस्ट पीक करी दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा फॉल होता है और फिर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आता है विच इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शन ना, लेकिन वो थोड़ा सा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। सो ये दिस पीक पॉइंट इज एफ लिमिटिंग, ठीक है। इससे पहले बॉडी किस में है, स्टैटिक फ्रिक्शन वाली सिचुएशन में है, यानी कि रेस्ट में है। यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ
स्टैटिक, रेस्ट, और इधर क्या हो गया, मोशन, काइनेटिक, राइट। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये जो डिक्रीज हो रहा है फ्रिक्शन, मैम ये वाला कंसेप्ट एक बार समझा। देखो मैंने इसको आपको क्वेश्चन से भी बताया था, आपने जब क्वेश्चन निकाला था, आप अभी भी क्वेश्चन निकालना किसी सिचुएशन में, तो आप देख पाओगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो आ रहा था आपको, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन वो ज्यादा था, और काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। तो बिल्कुल ये एक बहुत ही ऑब्वियस एक्सपेरिमेंटल चीज भी है कि किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी चीज का स्टेट चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट, पर उस स्टेट में कंटिन्यू करे रखना इज इजियर। आप इस चीज को ना खुद से एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, तो आप करो, कोई भी ब्लॉक को आप करके देखो, उसकी स्टेट चेंज करने में, उसको मोशन में लाने में आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगेगा, बट अगर वो मोशन में आ गया, उसको फिर धकेलते रहना इजी होगा। ठीक है, ये आप न्यूमेरिकली भी देख सकते हो और एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज लिटिल बिट लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। कूल। यस मैम। ओके, चलो जब इतना सब हो गया तो मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कल, ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। हुआ क्या आपका, देखो यहाँ पे बोल रखा है, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो अभी ट्राई कर लो। यहाँ बोला हुआ है फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स एंड ऑल्सो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। एक ब्लॉक है जो v0 स्पीड से आप आगे भेज रहे हो, म्यू उसका फ्रिक्शन दे रखा है आपको सरफेस और ब्लॉक के बीच, आपको निकालना है कि ये कब रुक जाएगा और कितने डिस्टेंस बाद रुकेगा। एक बार अगर आपने पहले नहीं करा है इसको ट्राई, तो आप अभी ट्राई करके देखो, ये आपका होमवर्क है लास्ट क्लास। ठीक है, देखो अभी टाइम हो रहा है 18:41, आप इसको 18:44 तक ट्राई कर लो। मैं करा दूं एक बारी, बेटा टी क्या निकाला है आपने, टाइम, अच्छा मैम ओके। ठीक है, एक बार हम सॉल्व करते हैं, आप लोग मुझे बताना यही आंसर आ रहा है आपका या नहीं आ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या समझना चाहिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओ तो आप देख पाओगे कि एक इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, राइट, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा,
इधर फ्रिक्शन आ रहा होगा और फ्रिक्शन होगा काइनेटिक। क्यों? क्योंकि बॉडी इज इन दी मोशन, आपको फॉरवर्ड में कोई फोर्स नहीं दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगी जो कि इसको रोकेगी एक पॉइंट के बाद। तो हमें वही टाइम निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, वो टाइम t मान लो, और डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। तो हमें ये चीजें निकालनी है। इज दैट ओके? यस मैम। ओके। अब सबसे पहले आप ये देखो, वर्टिकल तो इसमें इक्विलिब्रियम होगा ही। अब जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही फोर्स है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू एन। म्यू आपको दिया हुआ है, एन हो जाएगा देखो वर्टिकल इक्विलिब्रियम से mg, ठीक है। तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, बट ये वाली फोर्स नेगेटिव एक्स में लग रही है। तो अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालना चाहूं, एक सेकेंड, तो बेटा एक्सेलरेशन कितना आएगा? माइनस का फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन एम, है कि नहीं? यही आएगा ना। अब आप देखो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है आपके पास, माइनस का म्यू एम जी डिवाइडेड बाय एम। बेटा एम से एम कैंसिल एंड यू विल गेट माइनस म्यू जी। तो इतना तो आया आपके पास एक्सेलरेशन। यू वी और ए है आपके पास, क्या आप टी निकाल सकते हो? बिकॉज टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए। वी जीरो, यू माइनस का वी नॉट, मतलब ऐसे आ गया एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी। तो देखो बेटा टी का वैल्यू तो वी नॉट अपॉन म्यू जी आ रहा है, ठीक है। पहला पार्ट तो देखो आपका ऐसे आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना था? डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे निकाल दें क्या कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू एस। v तो जीरो हो गया, u आपको v नॉट दे रखा है तो माइनस का v नॉट स्क्वायर, और एक्सीलरेशन हो गया आपका माइनस का 2 म्यू जी। माइनस से माइनस कैंसिल एंड इट इज v नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। इज दैट ओके? मैम आपने एक्सेलरेशन कैसे निकाला? बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो बॉडी मूव कर रही है उसमें सिर्फ एफ के ही तो है जो फोर्स है यस हॉरिजॉन्टली। मैम। तो मैंने इसको एम ए के बराबर रख दिया। देखो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ओके मैम। एक्सेलरेशन है ना। किसी को डाउट इस पॉइंट में बेटा? बताओ किसी को मैम कोई एक डाउट? कर दीजिए ये एक्सेलरेशन वाला पॉइंट। ओके। देखो एक बात मुझे बताओ, आपने वन चीज सीखी है ना कि आप नेट फोर्स को उठाकर एम ए के बराबर रख देते हो, है ना बेटा? यस मैम। यस तो यहाँ मैम। पे फ्रिक्शनल फोर्स है आपके पास, इसी को उठा के आपको एम ए के बराबर रखना होगा। देखो आगे आगे, यस मैम। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं? ओके मैम। ओके फाइन, ठीक है, ठीक है। अब एक आज का क्वेश्चन करते हैं, आज वाला क्वेश्चन नंबर 1। आपको अगर वाला क्वेश्चन समझ में आता है तो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। यहाँ बोला है आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एफ की। एफ इज दिस फोर्स, ठीक है, सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। ये जो ब्लॉक है ये मूव ना करे। आपको एम दे रखा है ब्लॉक का √3 kg, ठीक है। आपको सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है 1/2√3। देखो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करा हो ना कि म्यू के है कि म्यू एस है, सिर्फ म्यू दे रखा है, तो आपको उसमें अगर स्टैटिक फ्रिक्शन में यूज करना है तो उसको, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन में यूज करना है तो उसे म्यू एस की जगह यूज कर सकते हो। काइनेटिक फ्रिक्शन में लगाना है तो म्यू के की जगह कर सकते हो, जब आपको मैम मेंशन इसमें ना दे म्यू रखा हो। एच के जगह रखेंगे ना? हाँ, इसको म्यू एस और म्यू के दोनों की जगह रख सकते हो जैसा आपको नीड पड़े, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे जहां आपको स्पेसिफाइड नहीं दिया जाएगा कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का। इन दैट केस यू कैन यूज इट फॉर बोथ, ठीक है। बाकी आप ये जान लेना कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता है, म्यू के थोड़ा सा कम होता है, म्यू एस थोड़ा सा ज्यादा होता है। बट ठीक है, अगर हमें नहीं दिया होता तो हम मान लेते हैं। ओके, अभी टाइम हो रहा है 18:49। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। 18:52 तक।
ओके, पर पता है ऐसा होता है ओम की, जैसे तुम ज्वाइन करने की अगर कोशिश करते हो ना तो यहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन पॉप आउट होता है, तो मैं उसको एडमिट कर देती हूँ, तो मेरे पास आया नहीं था। SRN नंबर वगैरह डाला था आपने? ओके समीक्षा। आज तो पूछा ही नहीं, आज तो स्टूडेंट यस आईडी आज स्टूडेंट आईडी पूछी। और फोन नंबर? यस मैम सब डाला था मैम, पता यस नहीं मैम वो स्टूडेंट आईडी और फोन नंबर पूछा था आज। ओके ठीक है, चलो कोई नहीं। ओम अभी तक तो मैंने पिछला डिफाइन किया था, रिकैप करा था, और एक क्वेश्चन कराया था जो पिछले मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करो। इसमें मैं एक हिंट दे देती हूँ कि सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और तब कैलकुलेट करो। ठीक है, एक बार ट्राई करो। मैं करा दूं अभी? वेरी गुड आकांक्षा, बहुत सही आंसर दिया आपने। एक बारी मैं करा देती हूँ, ठीक है। देखो इस वाले आंसर सही था। हाँ जी बेटा, देखो इस वाले ब्लॉक के लिए ना हम सबसे पहले FPD बनाते हैं। तो देखो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, विच वुड बी √3 × G। ठीक है, ये जो आपने फोर्स लगा रखी है, एक बात बताओ, उसका एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे भी तो लगा सकती हूँ मैं, बात तो सेम ही है यस मैम उसे आगे है ना? रेस कर देंगे। बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि 60 डिग्री बना रहा है बेसिकली। तो आप एक बात बताओ, इसके आप कंपोनेंट्स जब भी ब्रेक करोगे तो आपको इधर मिल जाएगा F cos 60 डिग्री, और आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा F sin 60 डिग्री। ठीक है, ये जिस सरफेस पे रखा है वो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ऐसा कुछ होगा। अब ये बोल रहे हैं कि ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ब्लॉक आगे मूव कर जाए इस सिचुएशन में तो कर सकता है ना, क्योंकि सिर्फ एक फॉरवर्ड फोर्स है इसके पास F cos 60 डिग्री, लेकिन ये नहीं करेगा क्योंकि इसके पास एक फ्रिक्शन भी आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो मैं और आप अब जानते हैं कि अगर रिलेटिव मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ये सुनो, किसी को इस कॉन्सेप्ट में तो दिक्कत नहीं है ना? यस मैम। चलो बढ़िया। अब बेटा आपके सामने पूरा FBD बना हुआ है, एक बार ट्राई करोगे? वैसे तो हाँ मैं यस करा मैम। रही हूँ, है ना, जहां दिक्कत है वहां देख लेना, बाकी इसको एक बार ट्राई करो। इफ बॉडी इज इन रेस्ट, बेटा अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि बॉडी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो अगर मैं पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखूं तो मुझे दिखता है कि N इज इक्वल्स टू F sin 60 डिग्री प्लस √3 × G, राइट? यहां पर आ जाएगा F sin 60 डिग्री इज नथिंग बट √3/2 और प्लस √3 × 10 लिख देते हैं इसको। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। जब आप हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम चेक करोगे तो यू विल गेट कि F cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू FK, राइट? अब F cos 60 डिग्री FK क्या हो जाएगा? म्यू K × N। टेक इट फ्रॉम हियर, ठीक है, म्यू K × N। F cos 60 डिग्री यानी कि F/2, म्यू K का वैल्यू आपको बेटा कितना दिया हुआ है? 1/2 √3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, है ना, 1/2 √3 दिया हुआ है, इधर आप पुट कर दीजिए, और बेटा N की जगह ऊपर वाला एक्सप्रेशन पुट कर दीजिए। बोलो जतिन। मैम 60 F/2 कैसे हुआ मैम? F/2 देखो cos 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 इज 1/2 ना, ऐसे F/2 हो गया। ओके ओके मैम, यस यस।
ओके ठीक है। अब बेटा आप इसको सिंपल सॉल्व करके एफ का वैल्यू निकालो। यहाँ से √3 कॉमन ले लो, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, है ना। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी एफ इज इक्वल्स टू f/2 और प्लस का 10। f/2 इधर जाएगा, f की तरफ तो माइनस का हो जाएगा, आपके पास f/2 बचेगा इज इक्वल्स टू 10। और देखो यहाँ से आपके पास f का वैल्यू आ गया 20 न्यूटन। कोई दिक्कत? हाँ बेटा नो मैम, समझ नो। में आ गया? ओके ठीक। मेरे पास ना आपके लिए सोचने के लिए एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। और जब ना बहुत पहले जब आईआईटी एडवांस नहीं हुआ करता था, तब ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था। उन्होंने इसको असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें रीजन देते हैं, असर्शन देते हैं, उसका स्टेटमेंट देते हैं, पूछते हैं, वैसे ही दिया हुआ था कि पुश इजियर है कि पुल इजियर है। किसी एक मास को आप पुश करो या पुल करो तो कौन सा इजी है जब आप फोर्स किसी एंगल पर लगा रहे हो। तो आप ना इसको सोचो, तो मुझे बताओ कि क्या आंसर आए। एक मैं आपको हिंट दे देती हूँ, नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। करना। इसको आप ट्राई करो 2 मिनट्स में, ठीक है ना। जो भी आपको समझ में आता है देन आई डू इट। ओके माधव, बट थोड़ा सा सोचो, नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड है कि कैसे उससे रिलेट करके आप आंसर करोगे। मैम जिस बॉडी की अगर मान मैम जो इफेक्ट फोर्स होती है मैम, वो मैम मतलब कि कोई भी मोशन बॉडी में है मैम, वो इफेक्ट फोर्स पे जब हम उसकी वेट पे इफेक्ट फोर्स लगाते हैं तो मैम उसके वो डिपेंड करेगी। ओके ओके, ट्राई टू इवेल्युएट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन निकालो नॉर्मल रिएक्शन से रिलेट करते हुए, एफबीडी बनाओ पुश और पुल का, तब करके देखो तो ना एक सही रिजल्ट आपको दिखेगा कि क्या और कितना ज्यादा होगा। ठीक है। चलो अभी मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा ना देखना भी, फील करना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही थी आपसे। अच्छा, पुश और पुल तो समझ में आता है ना, गेट पे भी लिखा होता है पुश करो पुल Yes, करो, जो हम ma'am. कभी सही नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक बार देखो उसको। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई मेरे, ये वैसे पुश करना था पुश करना था, फिर फील होता है कि भाई हम फिजिक्स के टीचर हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पुल है, यहाँ पे पुश है। तो आपको समझना होगा कि पुल में होता क्या है। पुल में अपने पास ऐसा कोई ब्लॉक रखा है, ठीक है। क्या बोल रहे हो? ओके जतिन, ठीक है। आकांक्षा, हम चेक करते हैं, आप बताना। फोर्स ऐसे लगती है ना। तो दिस इज द पुल। ये मैंने फोर्स लगाई थीटा एंगल पर, कीपिंग द एंगल सेम, कीपिंग द मास सेम, कीपिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स सेम। अब मैं पुश लगाती हूँ, तो जब हम पुश करेंगे तो इट वुड लुक लाइक दिस। ये रहा हमारा वही सेम ब्लॉक एम मास का, और पुश ऐसे होगा, राइट। ये भी मैंने थीटा एंगल पर ही लगाया। अब बेटा आप इसका ना एफपीडी पूरा इसको ड्रॉ करो। देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, दोनों ही केसेस में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में भी mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इस केस में भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये तो वो फोर्सेज होंगे जो दोनों में सेम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब आप इस फोर्स के कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर चला जाएगा एफ साइन थीटा, राइट। आप इस वाली फोर्स को आगे एक्सटेंड कर दोगे
कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैम गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है। आप इस वाली फोर्स को जो बेटा आगे एक्सटेंड करोगे, ये रहा एफ, है ना, ये थीटा देखो कहाँ जाएगा, ये इधर आ गया ना, ये वाला थीटा, दिस इज मैम एफ कॉस थीटा। डाउनवर्ड एफ साइन थीटा होएगा ना। एग्जैक्टली, यहाँ पर एक फोर्स आ गया एफ साइन थीटा। बस आप ध्यान से देखो, यही चेंज है। पुल के केस में एफ साइन थीटा नॉर्मल के अलोंग लग रहा है, और पुश में एफ साइन थीटा नॉर्मल के अगेंस्ट आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर पुल वाले केस में नॉर्मल का वैल्यू निकालना चाहो तो वो आपको दिखने मिलेगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, राइट। यस मैम। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल का फोर्स नॉर्मल का वैल्यू निकालो तो बेटा देखो आपको एम जी प्लस एफ साइन थीटा मिलेगा, है कि नहीं। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसको मूव कराना है हमको, है ना, वही तो हमें देखना है। तो जब हम मूव कराते हैं तो कौन सा फोर्स आता है, फ्रिक्शनल फोर्स में कौन सा फोर्स आएगा आपके पास, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक। वो इधर की तरफ एक्ट करेगा, और बच्चे इधर में भी इधर की तरफ एक्ट करने वाला है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जब काइनेटिक फ्रिक्शन इधर आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन को आप कैसे लिखते हो, म्यू के इंटू एम। ना तो मैंने सरफेस चेंज करा ना, मतलब ना तो वो जिसपे ऑब्जेक्ट कैप्ट है वो चेंज नहीं करा, सरफेस चेंज करा, तो म्यू के तो दोनों में सेम है। यहाँ पर एक एन आएगा, यहाँ पर एक एन आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ खुद ही सोच के कि फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्ट एन पे डिपेंड कर रही है ना, यस तो मैम। एन तो एम जी माइनस Yes, ma'am. एफ थीटा वाला कम है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ पुल is lesser than frictional force of push, है कि नहीं, है ना बेटा। Yes, तो इस ma'am. वजह से आपको क्या समझ में आता है, इस वजह से मुझे समझ में आता है कि पुश इज हार्डर देन द पुल, बस ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, अब तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब अब तो नहीं लगता कि जल्दी आएगा, पर ठीक है, अपने को समझ में आना चाहिए, है ना। एग्जैक्टली समीक्षा, आप ये बोल सकते हो कि पुल इज इजियर देन पुश, उसका ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट यही बन जाएगा। इसको बिल्कुल आप ऐसे लिख दो कि पुल इज इजियर देन दी पुश। एंड अगेन ये ऐसी चीजें विच यू कैन एक्सपीरियंस, है ना, तो करके देख लेना, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अच्छा जतिन, और पता प्रैक्टिकल चीजें बहुत मतलब बहुत ज्यादा याद रहती हैं, इसलिए बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। जब आप लर्न करते हो सीख के तो ज्यादा अच्छा रहता है बाय डूइंग। चलो अच्छा कॉन्सेप्ट था, आगे चले, किसी को दिक्कत तो नहीं, इसमें समझ में आया, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज। याद करो कल हमने पढ़ा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको याद नहीं है एक बार मैं हल्का सा बता देती हूँ कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने देखा था कि अगर ऐसे कोई सरफेस है अपने पास, ठीक है ना, सरफेस पे एक ब्लॉक पड़ा है, ब्लॉक पर एक ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा, राइट। दोनों ही कांटेक्ट फोर्सेस हैं, दोनों का एक रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स आया होगा। जब ये फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाता है, जब ये फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाए, यानी कि बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव वाली स्टेट में आ जाए, इन दैट केस रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल होता है उसको बोलते थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। याद है, एक Yes, कहानी ma'am. सबके ऊपर से गई कि आ गई, ठीक है, समीक्षा को क्लियर है। अच्छा मैम एक बार रिपीट। हाँ देखो, मैंने ये बोला था कल वाले लेक्चर में कि ओके, तुम लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो डंबल उठाने का। देखो एक एंगल पे फोर्स लगानी है, तो ये जो जतिन बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है, उसने सही एक्सपीरियंस किया है, एक एंगल पे लगा के देखना, ठीक है। ओके, तो कम बैक टू दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में मैंने ये बोला था, जब आप किसी ब्लॉक को किसी सरफेस पे रखते हो तो उस पे सरफेस एक नॉर्मल फोर्स लगाता है कि नहीं, हाँ या ना बोलो जल्दी, जिसको समझ में नहीं आया था। ओके, उस नॉर्मल फोर्स के बाद
आपको एक फ्रिक्शनल फोर्स भी देखने मिलती है। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है। उन दोनों कांटेक्ट फोर्सेस का एक रिजल्टेंट मिलेगा। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऐसे तो निकालते थे आप, याद करो वेक्टर यस वाला मैम, यस जिसमें मैम, क्लासेस Yes, ली वैसे थी। ma'am. एडिशन। ठीक है, मैम तो पैरेलल जब रिजल्ट, शिफ्टिंग कर देंगे अब. हाँ वो वाली बात तो चलो अभी अलग आएगी, वो तो मैंने इसकी वैल्यू निकलवाई थी। ठीक है, तो आपने जब रिजल्टेंट वेक्टर निकाला तो हमने बोला जिस पॉइंट पर ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव वाली स्टेट में आ जाए, यानी कि फ्रिक्शन की जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करने लगे, उस सिचुएशन में रिजल्टेंट वेक्टर और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल होगा दैट एंगल इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डू यू गेट दैट? इसकी कंडीशन है व्हेन देयर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब आप ये वाली चीज डिफाइन करोगे। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, बाकी बिल्कुल सही बोला समीक्षा ने कि हमने फिर वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग किया था कि इधर लगा देंगे लिमिटिंग, थोड़ा सा और आगे निकाल देता है, इधर लगा देंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये पैरेलल में शिफ्ट कर दिया ऊपर। ठीक है, और हम क्या बोलेंगे कि ये एक परपेंडिकुलर, समझ रहे हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? एफ लिमिटिंग, है ना बेटा, और बेस हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। एफ Normal लिमिटिंग इज व्हाट? reaction. म्यू इंटू एन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, यहाँ पे म्यू एस आएगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ गया था tan इनवर्स म्यू एस। खैर ये सब कुछ वो था जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। ये सारी कहानी किसकी थी? एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। इज दैट नाइस? ओके, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं। दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब पता है इसी से मिलता जुलता आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। मैं कॉन्सेप्ट वाइज नहीं बोल रही, एंगल की वैल्यू वाइज बोल रही हूँ। इससे बिल्कुल अलग, बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। हटा दूं इसे तो ज्यादा सही रहेगा। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना पिछले वाले नोट्स में बिल्कुल सही से अपलोडेड है। ठीक है, मैं इसको हटा ही देती हूँ, बेकार में आप कल को इसको सेम समझ लो, फिर आप मुझे मेरी ड्राइंग दिखाओगे, देखो आपने बताया था। गूगल मीट पे वैसे भी वीडियो प्ले होती नहीं है, तो मैं तुम्हें यूट्यूब पे वापस रिकॉर्डिंग सुना नहीं पाऊंगी। चलो अब देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एक पहले कंडीशन सोचो, एक इंक्लाइन प्लेन है अपने पास, उसपे मैंने एक ब्लॉक रखा। अभी छोटा सा एंगल है, ब्लॉक आराम से मस्त करके मैंने थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया इंक्लिनेशन का, समझ रहे हो? बिल्कुल हाथ को देखते, हाथ दिख रहा है ना, राइट। आराम से यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, रखा हुआ है, मैंने इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और बढ़ा दिया, अभी भी रखा। बट एक पॉइंट पे ऐसा है जब ये नीचे गिरने लगेगा, होगा कि नहीं? Ma'am. ठीक है, हमें वो वाले एंगल पे डिस्कस करना है। तो फिलहाल हमने क्या करा कि एक मिनट रुको, ये रहा एक हमारे पास ऐसा एंगल, ठीक है, सम एंगल थीटा, यहाँ पर एक ब्लॉक प्लेस्ड है और आराम से रखा हुआ है। बेटा इस पे थोड़ी बहुत फोर्सेस वगैरह लग रही होंगी, एक बार वो सारी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और इसके कंपोनेंट्स ब्रेक हो गए होंगे। तक हो गई। हाँ जी बताओ। जैसे आज मुझे सुनने में आ रहा है कि काफी लोग स्टक हो रहा है, तो जब लोग मुझे ऐसे बताते हैं कि मैम हमारे में स्क्रीन स्टक हो रहा है, वो लाइक हम तो पुराने खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा। इज दैट ओके? इतना तो अपने को क्लियर है। अब अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अपने पास एक स्टैटिक फ्रिक्शन भी होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ ऐसे सरफेस के साथ लग रहा होगा। अगर मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, वरना ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन अगर रुका हुआ है। ठीक है, अब हमें वो एंगल निकालना है। देखो एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन ये है कि वो वाला एंगल जिस पर ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली सिचुएशन में आ जाए। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, मैं ऐसा अज्यूम करके चलती हूँ, पहले थोड़ा सा इक्वेशन वगैरह लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दिख रही है कि n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। एक एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे एम जी साइन थीटा चाहती है। देखो ये जो एम जी साइन थीटा का फोर्स है, ये चाहता है कि ब्लॉक स्लाइड कर जाए, वॉन्ट्स
that block slide down. यही चाहता है ये वाला फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या चाहता है कि ब्लॉक डू नॉट स्लाइड डाउन. समझ रहे हो मैम वो ना? रेस्ट पे रहे ब्लॉक. क्या बेटा? मैम जो फ्रिक्शन है वो चाहता है कि ब्लॉक रेस्ट पे रहे. एग्जैक्टली, ब्लॉक वहीं पे रहे. तो अब ये दो फोर्सेस है. अब मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि लेट्स अज्यूम थीटा इज वेरी स्मॉल. ठीक है, हमने पहले सरफेस का इंक्लिनेशन एंगल ज्यादा बढ़ाया ही नहीं, थीटा बहुत छोटा है. अगर थीटा बहुत छोटा है तो आप लोग क्या इस बात में जरा सी भी दिक्कत मानोगे कि एंटी साइन थीटा बहुत छोटा होगा? याद करो, साइन 0 0 होता है, लेकिन कॉस 0 0 नहीं होता, कॉस 0 1 होता है. तो जो फ्रिक्शन है ये तो म्यू के इंटू एन आएगा ना, और एन क्या है आपका? एम जी कॉस थीटा है ना. यानी कि यहां पर आप लिख दोगे एम जी कॉस थीटा. तो बेटा जब एंगल बहुत छोटा है ना, लेट्स सी दिस इज योर केस 1. इन दिस सिचुएशन क्या आप इस चीज को मानने में कोई मतलब दिक्कत परेशानी महसूस कर पा रहे हो? ये समझ में आती है? आता है. अब हमने क्या आ किया, गया मैम समझ. थीटा थोड़ा थोड़ा बढ़ाया. तो जब हम थीटा बढ़ाएंगे तो होगा क्या? पहले तो एम जी साइन थीटा बिल्कुल कम है, एम जी कॉस थीटा बहुत ज्यादा है. देखो ऐसे. फिर हम क्या करेंगे, एम जी साइन थीटा बढ़ाएंगे, मतलब थीटा बढ़ा रहे हैं तो एम जी साइन थीटा बढ़ेगा, एम जी कॉस थीटा कम होगा. होते होते एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये दोनों बराबर हो जाए. होगा कि नहीं? Yes, जब ये मैम, दोनों बराबर हो थीटा जाएंगे वो सिचुएशन होगा जब बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाला होगा, क्योंकि इससे पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स भारी थी. फ्रिक्शनल फोर्स का जो काम था, फ्रिक्शनल फोर्स जो चाहती थी वो हो रहा था कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, स्लाइड डाउन नहीं कर रहा था. लेकिन जब आपने वो पॉइंट अचीव कर लिया, दोनों फोर्सेस बराबर हो गए, अब ब्लॉक हल्का सा किसी की तरफ भी हो सकता है, अब ब्लॉक स्लाइड डाउन भी कर सकता है. तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली सिचुएशन में आ चुका होगा. क्या ये वाली चीज फील हुई? यस मैम. मैम थीटा और ज्यादा बढ़ा नहीं ले सकते हाँ जी बेटा. मैम. तो हम केस इससे सेकंड बढ़ा नहीं ले अज्यूम सकते थोड़ा सा और. क्या बेटा? मैम इसमें थीटा हम और थोड़ा बढ़ा नहीं ले सकते फिर वो स्लाइड. हाँ, वो वही तो स्लाइड हो कर रहे हैं. जाएगा ना. तो थीटा और ज्यादा स्लाइड, देखो अगर और बढ़ा दो तो गिर ही जाएगा. हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट की जब वो उस सिचुएशन में आएगा वेयर इट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड. समझ रहे हो? तो हम बात करेंगे किसकी? यस मैम. केस सेकंड होगा जस्ट अबाउट टू स्लाइड. और आप समझ गए, जस्ट अबाउट टू स्लाइड मतलब दोनों फोर्सेस होंगे बिल्कुल बराबर. यानी कि एम जी साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा? म्यू के एम जी कॉस थीटा के. इज दैट ओके? अच्छा एक और बात, जब ये बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली सिचुएशन में आ जाएगी, उस सिचुएशन में तो एक मिनट, एक गलती और हो गई. यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, तो ये म्यू एस आएगा, है ना, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है. यहाँ पर भी एस ही आएगा. अब इस सिचुएशन में एक बात मुझे बताओ, जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली सिचुएशन, वैसे भी ये म्यू एस एन आना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन आना चाहिए, है कि नहीं? यस मैम. ठीक है. तो बस अब आप देखो, एम जी से एम जी कैंसिल, कॉस थीटा को इधर लिया और साइन थीटा के पास, आपको मिल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस. और आपको देखा कि थीटा इज नथिंग बट टेन इनवर्स म्यू एस. देख रहे हो सिमिलर एक्सप्रेशन आई है? मैम ये सिमिलर नहीं है तो बिल्कुल ही वही एक्सप्रेशन है. हाँ, लेकिन देखो अब सिमिलर हो गई, क्योंकि अब ये हो गया एंगल ऑफ रिपोज. वो था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है. तो अगर मैं अभी आपको एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन दूं ना, तो एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन ये बनेगा, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे इसका सिंबल थीटा आर बना देते हैं. इट इज दैट मैक्सिमम एंगल, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ये वो मैक्सिमम एंगल है एट विच ब्लॉक या बॉडी, कुछ भी बोल दो, ठीक है, स्टेज इन रेस्ट. इसके बाद भाई वो मूव कर जाएगा, है कि नहीं? आप इसको ऐसे बोल सकते हो, थीटा एट विच ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड.
बोलो, क्लियर है क्या? मैम। ओके, तो इसमें से आप लोगों को अगर कुछ लिखना है तो फटाफट से लिख लो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। और ध्यान रखना इसका एक्सप्रेशन भी वही है जो आपने अभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का पढ़ा था, बट थीटा आर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस। कुछ लिखना चाहोगे कहां से, यहां से? क्या क्या बोल रहे हो? केस फर्स्ट रिपीट कर दो। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले ना हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत कम लिया, थीटा का वैल्यू बहुत कम। आप एक बार मन में अज्यूम कर लो 0। तो एक बात बताओ, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा इससे? साइन 0 इज 0 बट कॉस 0 इज 1। तो एक चीज समझ में आती है कि mg साइन थीटा बहुत कम होगा जब थीटा छोटा होगा, और mg कॉस थीटा बहुत ज्यादा होगा, राइट? फिर क्या होगा, आप थोड़ा थोड़ा थीटा बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे साइन थीटा बढ़ने लगेगा, कॉस थीटा कम होने लगेगा। होते होते एक पॉइंट आएगा जब दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, वो वाला पॉइंट होगा जहां पर ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली सिचुएशन में आ जाएगा। वहीं हमने एंगल ऑफ रिपोज डिफाइन किया है, ठीक है ना? ओके, ये वाला फर्स्ट वाली स्लाइड आपने नोट कर ली। लेकिन ये एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको मानना नहीं है। देखो वो स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि सरफेस टू सरफेस वेरी करेगा, ठीक है? ओके, उसमें खाली mg sin थीटा वो सारी चीजें थोड़ी है, म्यू एस mg cos थीटा भी है। तो चलो mg mg तो सेम ही, बट म्यू एस पे तो वो डिपेंड करेगा ही, बिल्कुल। लेकिन वो दोनों फोर्सेस ही फिर उस पर डिपेंड करेंगे ना, नॉर्मल रिएक्शन समहाउ डिपेंडिंग अपॉन mg cos थीटा ना, तो वो तो कट के अलग हो ही गया, mg का एक्सप्रेशन से चला ही गया। आपका ये वाला पेज हो गया, आगे कर दूं? ओके, नहीं जितिन, कल छुट्टी है। अब मैं करूं आगे का, आगे की चीजें डिस्कस कर लें। हाँ, ओके, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी वाली चीजें समझ में कल आ कोई गई। क्लास नहीं है क्या बेटा? मैम, कल कोई भी क्लास नहीं नहीं, है। कल कोई क्लास नहीं, कल ऑफ है। अब देखो एक केस देखो, केस नंबर 1। इस केस में मैंने बोला कि आपको जो सरफेस का इंक्लिनेशन एंगल दिया है, लेट्स से वो थीटा एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है। अगर वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा होगा तो बेटा कोई भी स्लाइडिंग नहीं हो रही होगी। अगर कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही होगी तो ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो काम आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाता है? फोर्स अप्लाइड है, क्योंकि वो होता है सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का। यस और नो?
क्लियर है ये वाली चीज? फर्स्ट केस किसी को दिक्कत तो नहीं? बोलो बोलो बोलो, दिक्कत है क्या कोई? नहीं है, ठीक है। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में मैंने बताया कि आपको एक कंडीशन हो सकती है जहां दोनों एंगल हो जाए बराबर। ये वाला बेटा कौन सा सिचुएशन आ गया? जब जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाला आपके पास केस आ जाए। आपके पास अगर जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली सिचुएशन आ रही है तो मतलब आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस आ गया। और Yes, अगर आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस आ गया तो उसका फॉर्मूला तो आपको आता ही है, म्यू एस इंटू एन। ठीक है ना? ठीक है। अब इसके अलावा एक केस थर्ड रहेगा, लेट्स डिस्कस दैट। केस थर्ड और केस थर्ड हो जाएगा अगर आपको गिवन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा दे दिया जाए। तो ऑब्वियसली अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो स्लाइडिंग हो ही रहा होगा। अगर स्लाइडिंग है तो बॉडी मोशन वाले स्टेट में होगा। अगर बॉडी मोशन की स्टेट में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप सबको, हाँ मैम म्यू के एन हो जाएगा। बिल्कुल, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के इंटू एन होता है। ठीक है? इन तीन केसेस को अगर आप समझ पाते हो तो इसके बाद अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है? और पता है कल आप लोगों ने जो मुझे इनपुट्स दिए थे ना, मैंने उनको सोचा और तब मैंने रियलाइज किया कि हमारी क्लासेस जो चल रही है ना वो सही चलती हैं कि थ्योरी भी होती है और न्यूमेरिकल्स भी होता है। अब आपके लिए एक एक्स्ट्रा हम सेशन रख लिया करेंगे न्यूमेरिकल्स का सैटरडे के अलावा। ठीक है? बट ये वाली रिदम सही है क्योंकि आप समझो डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट जरूरी है। जैसे अभी ओम आप बोल रहे थे ना कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कर लेते हो, उसके बाद भी नहीं सही होते या नहीं आपको समझ में आते क्वेश्चंस, तो कहीं ना कहीं थ्योरी लैग कर रही है ना? तो वो सब चीजें ऐसे ही कंप्लीट खत्म होंगी जब आप थ्योरी पे ज्यादा फोकस करोगे और क्वेश्चंस भी करोगे साथ के साथ। तो क्वेश्चंस तो आप लोग खुद ही अच्छे से कर रहे हो, अच्छा अमाउंट कर रहे हो, मतलब इससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक सो कोई कर पाएगा, है ना, इसी टाइम पे। तो यस मैम। दैट्स वेरी नाइस। बट अब थ्योरी पे भी ध्यान देना स्टार्ट करो, चाहे क्वेश्चन थोड़ा सा कम कर दो, वो बहुत हाई है वो नंबर, है ना, 300 इज वेरी हाई, बट ठीक है। अब थ्योरी करो, उनके कॉन्सेप्ट जहां वीक पड़ रहे हो वहां देखो। अभी वाला क्वेश्चन करो, यहाँ आपको दे रखा है एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्री, फाइंड इफ बॉडी इज एट रेस्ट ऑफ मोशन, की बॉडी रेस्ट पे है कि मोशन में। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करो और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, निकालो उसको। ठीक है? मैं कराऊं एक बारी? मिनट मैम बस। अच्छा कर रही हूँ, ठीक है।
ओके समीक्षा, ठीक है, एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, मुझे बताना। देखो मैंने आपको बताया कि अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है आपका गिवन एंगल, यहाँ पे गिवन एंगल कितना है हमारे पास, 30 गिवन डिग्री। थीटा इज 30 डिग्री। बेटा 30 डिग्री तो कम है 45 डिग्री से ना, यही तो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है। अब अगर 30 डिग्री कम है 45 डिग्री से, तो आपको पता है स्लाइडिंग नहीं होगी। भाई स्लाइड कब होता है, जब वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो, तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली सिचुएशन में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे कोई स्लाइडिंग नहीं है, कोई स्लाइडिंग नहीं है मतलब रेस्ट में है, और रेस्ट में है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर हो जाता है उस फोर्स के जो आपने अप्लाई की हुई है, ठीक है, एक चीज तो ये हुई। अच्छा अब अप्लाई कितना करा हुआ है, कोई नहीं, हम निकाल लेते हैं। यहाँ से एम जी एक्ट कर रहा होगा, इधर ये नॉर्मल रिएक्शन गया। अब आपको देखो ये वाली चीजें ना याद हो जानी चाहिए, मुझे बार बार ड्रॉ नहीं करके दिखाना कि एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा आया है। कुछ टाइम बाद ना मैं एम जी वर्टिकली बनाऊंगी ही नहीं, ठीक है। mg/2 आएगा। हाँ ओके। अच्छा कृष्णा, हेलो, अभी देखो हम इसको देखते हैं, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आपको किसके बराबर दे रखी है, एम जी कॉस थीटा के ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन इज फोर्स अप्लाई, फोर्स कितनी अप्लाई कर रखी है हमने, एम जी साइन थीटा। इज दैट ओके, यही तो वो फोर्स है जो उसको नीचे ले जाना चाहती है। ये नीचे मूव नहीं कर रहा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की वजह से इसके बराबर होके पीछे लगा हुआ है कि नहीं। तो ये आ जाएगा Yes, आपके, ma'am. हाँ ये आ जाएगा आपके पास एम जी साइन थीटा इज 30 डिग्री, ठीक है, साइन 5 30 इज, into हाँ 5m। 1/g/2। है ना, mg/2 आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। बाकी आप वैल्यूज उसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं, वो m का आपको जो दे रखा है। अब इसके अलावा एक चीज और है, आपसे पूछा क्या था, एक्सेलरेशन। तो भाई जब रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कैसे ही आएगा, राइट, कोई दिक्कत किसी को। मैम एक क्वेश्चन था मैम। हाँ मैम जो एंगल ऑफ रिपोज है उससे मैम वो स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको वो वाले एंगल के हिसाब से पता है, लेकिन हमको कुछ स्पेसिफिक एंगल से पता होता है। अच्छा देखो ये तो एक चीज हो गई इसको सॉल्व करने का। अगर मैं इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के देखूं तो आप वैसे भी देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना चाहो ना, तो वो क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। एन क्या है आपका, एम जी कॉस थीटा विच इज 30 डिग्री। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3/2, यानी कि 1.732 समथिंग अपॉन 2 इंटू म्यू एस, और यहाँ पे mg/2। आप देखो साफ देखो, ये चीज इस वाले फ्रिक्शन से ज्यादा है ना, है कि नहीं। Yes, ma'am. तो यहाँ से भी आप वाली चीजें कैलकुलेट तो वैसे वाली चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम इधर से ही बन गया है ना, यहीं से हमारे आंसर्स आ गए हैं। बट वो मैंने आपको एक और पॉइंट दे दिया इन केस आपको जरूरत पड़ जाए, ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन थर्ड करते हैं। यहाँ पर आपको एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री दिया हुआ है, आपसे बोला है कि आपको निकालना है बॉडी रेस्ट में होगी कि मोशन में होगी, और फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। अब निकालो, अभी टाइम हो रहा है आपके पास 1929, आप इसको सॉल्व करेंगे 1931 तक, या चलो 2 तक कर लो।
मैम फ्रिक्शन आ रहा है मैम 3 mg/5 आ रहा है ओके, और एक्सेलरेशन? मैम। एक्सेलरेशन आ रहा है मैम 5√2 - 6, सॉरी मैम, सही है सॉरी मैम, 5√2 - 6 और पूरा मल्टीप्लाई होगा g/10 से। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। अभी आप लोगों के पास 1 मिनट और है, आप लोग ट्राई कर लो। 32 के बाद फिर मैं कराती हूँ, ठीक है? ओके, कृष्णा भी एक बार सॉल्व करते हैं, बताना तभी आपके वही आंसर आ रहे हैं। मैम गलत है क्या आंसर मेरा? नहीं नहीं, अभी चेक करते हैं, ठीक है? मेरे को याद नहीं है, साथ में देखते हैं अभी क्या आ रहा है। चलो अभी एक बारी मैं कराती हूँ, आप लोग मुझे बताना कि सेम हम पॉइंट पे पहुंच पाए कि नहीं। ओके, यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो हमारा गिवन एंगल है विच इज 45 डिग्री, इट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज विच इज 37 डिग्री। बेटा अगर ये वाली सिचुएशन है तो आप मुझे बोल पाओगे ना कि मैम इस वाली सिचुएशन में स्लाइडिंग होगी? यस मैम। अगर स्लाइडिंग होगी तो हमारा सिंपल है कि भाई ये जो बॉडी है ये मोशन में होगी, मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अगर मुझे इतनी कहानी समझ में आ जाती है तो बस सिंपल है, फिर तो मुझे फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स ऑफ एन। अब एन क्या है? एन निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा रख सकते हो ना, यहाँ पर Yes, एन ma'am. है ना, इधर एम जी कॉस थीटा, इधर mg आ by जाएगा एम जी yeah. साइन थीटा, और इधर चला जाएगा फ्रिक्शन। देखो कुछ भी हो, मैंने कभी डायग्राम में फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर से नहीं बनाया है, हमेशा कॉन्टेक्ट पॉइंट से बनाया है। तो आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आप लोग भी ऐसे ही बनाओगे, ऑल्दो नो वन इज गोइंग टू चेक इफ कॉपी वगैरह, बट स्टिल सही कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर आप रख सकते हो म्यू के और एम जी कॉस विथ थीटा इज 45 डिग्री, ठीक है? और कुछ गिवन है क्या हमें? म्यू के नहीं गिवन है, तो यानी कि सिंपल है, आंसर म्यू के की टर्म्स में आने वाला है ना? म्यू की गिवन नहीं है ना, ठीक है? एंगल ऑफ रिपोज से निकाल लेते हैं, बल्कि देखो आपको एंगल ऑफ रिपोज कितना दिया है बेटा? 37 डिग्री। यस मैम। Yes, ma'am. 10 of angle of repose is static friction, mu s। ओके, अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, हमें 2 म्यू नहीं दिए हुए, तो हम म्यू के म्यू एस को बराबर मान के चल लेते हैं। प्रैक्टिकली इट इज नॉट ट्रू, तो हम यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे उसको म्यू के की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर ही देंगे। तो 10 37 डिग्री याद है आपको मैजिक ट्राइंगल? यस मैम 3/4 होगा। चलो बढ़िया, यहाँ पे अगर 37 डिग्री तो छोटा वाला इधर आ जाएगा, इधर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 आ गया, यानी कि म्यू एस का वैल्यू 3/4 आया। एम आपको कितना दिया हुआ है? एम गिवन नहीं है ना? यस मैम। ठीक है, तो एम ऐसे ही रख देते हैं 10, और cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, तो 2 5 3 5 15
15 2 root 2 m. This is the value for friction. Is that okay? अब आपसे पूछा था एक्सेलरेशन. अब मुझे एक बात बताओ, हमने ये वाली बात तो क्लियर कर दी कि बॉडी रेस्ट में हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकाल दिया. अब एक्सेलरेशन निकालना है तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, यही तो नेट फोर्स होगी. इसको ma के बराबर रख देते हैं. यस Right? मैम. ठीक है, नीचे जगह ही नहीं छोड़ी मैंने, थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हो mg sin थीटा माइनस एफ के इज इक्वल्स टू एम ए. ठीक है, अब थोड़ा सा आप बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या मैं ही कर दूं. देखो एफ के की टर्म में भी एम जी आएगा, एम आएगा, तो बेसिकली एम एम हम हटा सकते हैं क्योंकि हमारे पास है नहीं. 10 साइन थीटा साइन 45 इज 1 बाय रूट 2 माइनस 10 cos 45 डिग्री इज अगेन 1 बाय रूट 2, और बेटा म्यू के का वैल्यू 3 बाय 4 है. दिस इज इक्वल्स टू योर एक्सेलरेशन. आप इसको सॉल्व करना थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 10 रूट 2 4 माइनस 3 1 बाय 4 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन 2 से 5 5 बाय 2 रूट 2. यही आ रहा था क्या? हाँ, नो मैम, मेरा 3 mg by 5 आ रहा था, मतलब 30 m by 5. अच्छा 6 m हो गया, 6 m. ठीक है. चलो फिर ये आपके आंसर्स हो गए, क्योंकि m हमें गिवन नहीं है इसलिए उसी की टर्म में हमने आंसर निकाल दिया. एक्सेलरेशन निकाल सकते थे क्योंकि m हमने हर तरफ से लेके काट दिया. ठीक है, कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में? एक करोगे और क्वेश्चन, एक चलो ये वाला कर लो, लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आई विल गिव यू इट इन दी होमवर्क. यहाँ पे अगेन वही आपसे सेम क्वेश्चन है. इस बार आपको गिवन थीटा 53 डिग्री है, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.75. आपसे पूछा है बॉडी रेस्ट में होगी, मोशन में होगी, फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन. वही तीन चीज आपसे पूछी जा रही है. बताओ क्या आंसर आएगा. एम यहाँ भी नहीं गिवन. मैं एक बार टाइम और दे देती हूँ आप लोगों को. अभी हो रहा है 1939, 1942 तक का टाइम ले लो, 41 तक का ले लो. मैम कुछ आंसर है? क्या आ रहा है बेटा? मैम अगर g की वैल्यू 10 रखता हूँ तो फ्रिक्शन मैम 4.5 m आ रहा है, और अगर g किसकी की वैल्यू आपने क्या रखी है? इसकी मैम g आपने की क्या? अच्छा, जी की वैल्यू 10 रखी. इसमें Okay. 10 रखी तो 4.5 m आ रहा है, और Okay. एक्सेलरेशन मैम आ रहा है ना 3.5 है. m नहीं, सॉरी मैम, एक बार 3.5. ठीक है, एक बार चेक करेंगे. बाकी बच्चे भी करो. ठीक है, 41. हाँ 41 तो हो गया. बाकी किसी का आया? अच्छा एक बात बताओ, इतना बता पाई थी रेस्ट या मोशन में है कि नहीं? पहले मुझे बस ये आंसर करो फर्स्ट वाले पार्ट का. मोशन में है मैम. Okay. बाकी बताओ.
माधव, जतिन, ओम, आकांक्षा, समीक्षा। मैम मोशन में होनी चाहिए। ओके ठीक है। सुजिता, ओम आपको क्या लग रहा है बेटा? मैम मोशन में होगा ये। ओके जतिन, मोशन में ही लग रहा है वैसे तो। ठीक है। चलो अभी एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग फिर से समझना। और मॉड्यूल्स मैं अभी अपडेट कर दूंगी, अभी नहीं मतलब क्लास के बाद कर दूंगी, उसको जरूर से लगाना, ठीक है? तो थर्सडे आपके पास टाइम है, बट ट्राई कर लेना अगर हो जाए तो। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ गिवन एंगल से पता चलता है कि रेस्ट है या मोशन है। तो मुझे यहाँ पे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.75। बेटा 0.75 इसे 75/100 रखोगे अगर, तो आपको पता चलेगा कि इट इज 3/4, है ना? तो म्यू 3/4 है। म्यू क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ थीटा, और है ना? यस मैम। तो आप ऐसा कोई थीटा निकालो जिसके लिए 3/4 आ रहा हो। तो ध्यान 37 करो, हाँ 37। अभी आपने वो मैजिक ट्राइंगल देखा था ना, 3 और 4 वहीं दिखते हैं अपने को, तो हमने ऐसे देखा तो हाँ बिल्कुल 37 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यानी कि थीटा आर आ गया 37 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल ऑफ रिपोज तो 37 डिग्री है और गिवन एंगल 53 डिग्री है, तो गिवन एंगल इज मच ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज। यस मैम। अगर ऐसा सिचुएशन है तो यानी कि बॉडी हमारी मोशन में होगी, स्लाइड कर रही होगी। और अगर स्लाइडिंग हो रही है तो आपको पता है अब काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल आएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? म्यू के इंटू एन। वेरी नाइस। एन आपको पता है अब mg cos थीटा होगा, बार बार नहीं लिखते उस चीज को। यस मैम। तो एक सेकेंड, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एफ के इज इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू 3/4, एन हो जाएगा mg cos थीटा, cos 53 डिग्री। अगेन आप मैजिक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, यहाँ पर 53, इसके सामने बड़ा वाला साइड इस तरह से, तो cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5 हो जाएगा। 3/5। 5 से ये कट करोगे 2, 2 से इसको कट करोगे 2, एंड इट वुड बी 9/2 यानी कि 4.5 m। यस मैम यही आ रहा था। ठीक है, इतना न्यूटन आपको फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। अब उन्होंने क्या कहा था कि आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन के लिए mg sin 53 डिग्री माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, इसको आप बराबर रखोगे m a के। यहां से मैं m को एलिमिनेट कर सकती हूँ तो मैं एलिमिनेट कर दूंगी। यस मैम। एक बात बताओ, उसको एलिमिनेट, इसको वैल्यू और पुट कर देते हैं। m इंटू 10 sin 53 डिग्री इज व्हाट? 4/5 4/5 यस मैम। माइनस 4.5 m इज इक्वल्स टू m a। अब m से m तो सब जगह से चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 4.5 इज इक्वल्स टू 8। देखो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 3.5 मीटर पर इसमें यही आ रहा है। सेकेंड। ओके दैट्स वेरी गुड। बाकी समझ में आया बच्चों आपको कि हमने सबसे पहले निकाला कि भाई ये मोशन में है, फ्रिक्शनल फोर्स निकाली और एक्सेलरेशन निकाला। अब ऐसे ही आपको एक 5th क्वेश्चन करना है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? मेक श्योर करना ये हो जाए, और इसके कुछ क्वेश्चंस आप मॉड्यूल से कर लेना, आई विल अपलोड दैम। ठीक? यस मैम। मैम ओ मैं मेरा आंसर सही माना जाए क्या? एक मिनट, 4.41 m। अच्छा 5 नहीं लिखा तुमने? यस मैम हाँ। तो देखो वही तो नहीं आ रहा, 3.5 तो आ रहा है उसका, है ना? यस वो m ही था। 2.5 आ रहा है और फ्रिक्शन 4.5 आ रहा है। मैम जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था वो वाला क्वेश्चन। हाँ जल्दी से बताओ, चलो टाइम हो रहा है। एक मिनट बेटा, एक बार उसको समीक्षा ग्रुप में भेजो ताकि बच्चों के पास भी आ जाए, ठीक है? वैसे एक बार मैं बना देती हूँ। देखो एक क्वेश्चन ये है, इसको ऐसे लिख देते हैं, आस्क बाय मैम स्टूडेंट। कृष्णा ने इसका सॉल्यूशन भेजा था लेकिन उन्हें समझ नहीं आया था। मैम अरे स्टूडेंट बड़ा का नाम सिंपल है ये, देखो बड़ा सिंपल है ये। इसको ना नीचे आपको पाई दिख रहा है और आपको ऊपर क्वेश्चन में दिख रहा है सर्कुलर बोला है। देखो ऐसा क्वेश्चन है इस तरीके का, ज्यादा ही प्यारा बन गया। ऐसा
ऐसा, ठीक है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में और इधर क्या दे रखा है, फोर्स दिया हुआ है न्यूटन्स में। दिस इज -2, दिस इज +2, राइट। यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, इधर दिया है 4, इधर 6 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दिया है 8। अब देखो ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, अ फोर्स टाइम ग्राफ फॉर अ लीनियर मोशन इज शोन इन दिस फिगर वेयर द सेगमेंट्स आर सर्कुलर। इन्होंने बड़ा स्पेसिफाई किया है, वेयर द सेगमेंट्स आर सर्कुलर द लीनियर मोमेंटम गेन्ड बिटवीन 0 एंड 8 सेकेंड। तो 0 तो यहाँ होगा, 0 से 8 सेकेंड के बीच कितना मोमेंटम गेन हुआ होगा, ये आपसे पूछना है। तो देखो मोमेंटम इज व्हाट, आप P को F इंटू टी भी लिखते हो, है ना। तो उस हिसाब से इस ग्राफ का एरिया आंसर देगा आपको। तो ये हो जाएगा नेगेटिव एरिया, ये हो जाएगा पॉजिटिव एरिया, ये हो जाएगा नेगेटिव, है ना। इसको आप सॉल्व करो। अब इन्होंने सर्कुलर दे रखा है, तो एक बात मुझे अज्यूम करके बताओ, दिस इज व्हाट, अगर इसको पूरा ऐसे कंप्लीट करो तो किसी सर्कल का 1/4 पार्ट है ना ये फर्स्ट वाला सेगमेंट, दिस इज सेकंड Yes, सेगमेंट, दिस ma'am. इज थर्ड सेगमेंट। तो फर्स्ट सेगमेंट को आप ऐसे निकाल सकते हो, एरिया ऑफ फर्स्ट सेगमेंट 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 2, 4 2 तो आपके पास 4 माइनस का है। पाई आएगा, इधर से माइनस ध्यान रखोगे क्योंकि नेगेटिव साइड है। फिर आप इसका कौन सा सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाला पार्ट आपका हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल मतलब हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है इसमें, अगेन 2 यूनिट्स है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई पॉजिटिव का, ठीक है। देन यू हैव थर्ड एरिया एंड दिस थर्ड एरिया इज अगेन नेगेटिव, ये Yes, पूरा ma'am. नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव, और वो भी एक क्वाड्रेंट है यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, और अगेन रेडियस 6 8 2 ही है, तो ये भी हो गया -पाई। अब आप इसका टोटल एरिया निकालोगे क्योंकि वही आपको क्या देगा, 0 हो P जाएगा। नेट। हाँ तो ये हो जाएगा -पाई +2 पाई और माइनस का पाई, इट वुड गिव यू 0। मोमेंटम है तो क्या हो जाएगा बेटा, किलोग्राम या जो भी आपको इसमें यूनिट्स दे रखी हो, न्यूटन पर सेकंड दे रखा है। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, बाकी अगेन इसको और थ्योरेटिकल भी और एक्सप्लेन किया जा सकता था, बट अपने को उधर जाना है क्यों, जब अपने हमें एक इजीएस्ट वे पता है, क्योंकि टाइम सेविंग दिमाग में हमेशा चलती रहनी चाहिए, राइट। चलो दैट्स इट। वैसे अच्छा आज क्या पढ़ा था, ये वाली चीज तो आपको एक बार मैं बता दूं, फ्रिक्शन पढ़ा, और फ्रिक्शन में क्या पढ़ा हमने, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा। एंगल ऑफ रिपोज की मैंने आपको 3 कंडीशन बताई कि इफ गिवन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर तो बॉडी स्लाइड करेगी, बॉडी स्लाइड करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा, राइट। Yes, अगर ma'am. थीटा बराबर थीटा आर के है तो बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड Just होगी, about to slide. लिमिटिंग और उस सिचुएशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन प्ले Limiting. करेगा, which is mu s times of n। अगर आपको म्यू की म्यू एस 51 नहीं है स्पेसिफाई तो एक ही म्यू को आप दोनों में यूज कर लो। और एक केस हमने पढ़ा था, अगर थीटा छोटा है थीटा आर से तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन आपको पता है इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, Force ठीक है। applied. सो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक प्लीज मॉड्यूल वगैरह कर लेना, ठीक है। Yes, टाटा, बाय ma'am. बाय, Bye, ma'am. बाय बाय।